सिर्फ ऐसी राजनीति नहीं कि सिर्फ हम चुनाव के वक्त हम जात धर्म मजहब के नाम पर के गठबंधन के नाम पर चुनाव जीतते हैं और कभी भी आम आदमी की बात ना करें, कभी भी हिंदुस्तान के गरीबों की बात ना करें, कभी भी हिंदुस्तान में एजुकेशन की बात ना करें, हिंदुस्तान में रोजगार की बात ना करें, हिंदुस्तान में महिलाओं की बात ना करें, हिंदुस्तान में किसानों की बात ना करें, हिंदुस्तान में मजदूरों की बात ना करें। मैं हमेशा ये एक पल को आप याद करिए, जब हम मधेपुरा से सांसद थे तो मैंने हमेशा मैं क्या चाहता था, मेरे मन में क्या था, मैं ये इंसान हो सकता हूँ। दुनिया में हर पार्टी जात की राजनीति करती है, मुझे जात की राजनीति नहीं करनी आती। ये अलग बात है, मैं भी किसी जात से आता हूँ। जात का मतलब होता है दूसरों के विचारों का सम्मान, दूसरे के जाति का सम्मान, दूसरे धर्म का सम्मान, दूसरे मजहब का सम्मान, दूसरे किसी भी गरीब और अमीर का, दूसरे जाति दूसरों के लिए जीना, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना, दूसरों के मुस्कुराहट का ख्याल रखना, अपने से ज्यादा दूसरों का सम्मान करना। क्या कहना पड़ेगा मेरे किसी स्पीच में मेरे बहुत से आपने बात को सुनी है। मैं भी किसी जात से आता हूँ, क्योंकि जात बढ़ गई है, जात हो गई है, जात भी नहीं। समाज के लोगों ने नेताओं ने जात स्थापित कर दिया, तो जात के स्थापित हुआ तो जाति का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जाति का मतलब होता है किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना। जाति का मतलब होता है कि पल पल अपनी भूमिका तय करना। लेकिन जो लोग एमएलए एमपी मांगते हैं उनकी क्या भूमिका है, हम क्या चाहते थे? और एक जनप्रतिनिधि का अर्थ क्या होना चाहिए, एक एमपी का मतलब क्या होता है, एक एमएलए का मतलब क्या होता है? जो लोग किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, मैं मानता हूँ मैं किसी पार्टी को खराब या किसी के विचार को खराब नहीं कह सकता, लेकिन जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो सभी जाति धर्म वर्गों का होता है। उसके पीछे कोई अमीर गरीब के साथ नहीं करता। उसको सीमांचल और कोसी की लड़ाई पर बात करनी चाहिए, उसको गांव की लड़ाइयों पर बात करनी चाहिए। आज बेसिक नीड्स क्या है लोगों की, लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं कि हम अच्छे से जी पाए, हमारी जिंदगी में कोई दखल ना दे, हमारे कोई पदाधिकारी ना हो, हम पदाधिकारी हमारे लाइफ में दखल ना दे, कोई माफिया अपराधी हमारे जीवन में दखल ना दे। आप बहुत से इस बात को समझिए। आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इकोनॉमी हो, आप चाहते हैं 40,000 रुपया इकोनॉमी कैसे हो, आप चाहते हैं 1 लाख रुपया व्यवस्था आपके जीवन में कैसे हो, आप चाहते हैं कि आपका इलाज कैसे हो, आप चाहते हैं कि आपको मदद कैसे मिला जाए, आप चाहते हैं कि एक आप भगवान कौन है हमें आप बता दें। आपसे बड़ा भगवान ये नेता आपको कौन बना बैठा है? जब आप चुनाव लड़ते हैं तो कोई एमएलए एमपी बनता है, एमएलए एमपी बनने के बाद वो माली बन जाता है। बापू यादव हमेशा आपका बेटा और सेवक बना हो, क्या सेवक को मालिक में फर्क नहीं है? क्या बेटा और मालिक में फर्क नहीं है? जनप्रतिनिधि का क्या मतलब होता है? कांग्रेस सरकार का मतलब होता है नौकर। लेकिन क्या आज एक लड़का आपकी बात सुनता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सहरसा का थाना प्रभारी कितना बड़ा लीडर है? वो हर चीजों को हर बात को अपने पैसे के वसूल से बात करता है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के पदाधिकारी, मैं इस बिहार में मुख्यमंत्री से भी कहा था, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई हो, बापू यादव जब तक जिंदा है चलेगा। बापू यादव की किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से नहीं करेगा। दुनिया सत्ता और सरकार किसी की बने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भर का बने, किसी समूह का बने। नीतीश जी आप सहरसा आते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं? मैं आपका सम्मान करता। सहरसा चाहता क्या है? सहरसा चाहता है बाढ़ से मुक्ति, सहरसा चाहता है एक ऐसा सहरसा जहां से हम देश दुनिया के साथ जोड़ पाए। बगल में आप आप आए, अब 2 लाइन पेपर मिल की फैक्ट्री पर बोल देते, आप पेपर मिल दे दिए आप सरकार को और पेपर मिल का सारा मशीन निकाल करके भेज दिया। कौन है ये लोग? कितना इसको किसने टारगेट दिया कि बलरामपुर पेपर मिल की सारी फैक्ट्री भेज दे? और नीतीश जी आप भाई और एक बात पेपर पर मत बोलिए, क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है?
क्या एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम किस शहर में जाएं, उस शहर के चीनी मिल की बात करें, उस शहर के गुड़ मिल की बात करें, हम डालमिया नगर की बात करें, हम चीनी दाल मिल की बात करें, हम फैक्ट्री की बात करें, हम प्लांट को रोकने की बात करें। हर दिन सुबह से शाम जाती, हम परसों 3 दिन पहले हम आज भारत में थे, पूरी दुनिया एक तरफ हम अकेले में थे। हमने उन्हें बताया देश कैसे चलता है, देश धर्म और मजहब से नहीं चलता, देश नफरत से नहीं चलता, देश जज्बात से नहीं चलता, देश चलता है आर्थिक आजादी से, देश चलता है वन नेशन वन एजुकेशन से, देश चलता है वन नेशन वन इकोनॉमी से, देश चलता है वन नेशन वन हेल्थ से। आज हर आदमी को नीड है अस्पताल में। क्या हिम्मत नहीं होगी देश के सरकार को एक ऐसा अस्पताल बने जहां पर किसी को दवाई में पैसा न लगे, जहां पर किसी को जांच में पैसा न लगे। आप याद करिए, हम बहुत छोटा सा आदमी थे जब हम बाहर से पढ़ के आए थे, 83 में मुखिया, उसके बाद 89 में एमएलए। याद करिए वो भी जब लालू यादव जी की सरकार थी, 10 घंटा पूरे बिहार और देश में 8 घंटा बिजली नहीं थी। पप्पू यादव को बिहार आए थे, हमने एक चैलेंज स्वीकार किया था कि हम जब तक एमएलए हैं, जब तक हम इस इलाके के जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने मालिक की सेवा करूं, मैं अपने भगवान के लिए जीने का प्रयास करूं। सेवक, जनप्रतिनिधि, जन का सेवक। आप मालिक कैसे हो सकते हैं? आप भगवान बन जाते हैं। आप 5 साल में किसी से मिलते नहीं है। कौन हिंदुस्तान का कभी पीएम किसी से मिला? कौन एमपी एमएलए किसी से मिलता है? कौन मुख्यमंत्री किसी से मिलता है? मन पर आइए, जात की बात करिए, उसके बाद 10 चारों तरफ रहे। आम आदमी का मालिक कौन? आम आदमी की बात कौन करेगा? क्या सिर्फ नेताओं की बात होगी? क्या सिर्फ माफियाओं की बात होगी? क्या सिर्फ पदाधिकारियों की बात होगी? यहाँ पर इंस्पेक्टर राज बना हुआ है पूरे बिहार में, कोई किसी को सुनता है? बगल में शिक्षा मंत्री जी हैं। अरे शिक्षा मंत्री जी, आप कहिए ना लालू यादव जी से, आपके बगल में सरकार चलती है, फिर एक पाठक को काम कैसे है हो गया कि एक सरकार के मंत्री को पानी के द्वारा 87 मील के रूप में नहीं जाता? क्या एक ताली मांग रही है? क्या जिस मंत्री के यहाँ एक सेक्रेटरी ना जाए, जिस मंत्री के यहाँ चपरासी ना जाए, सरकार आपकी हो, क्या आपको क्या लगता है कि आपकी बात को सुनने वाला है? जब मंत्रालय में एक पाठक की बड़ी बड़ी बात करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कुछ चीजों का। आपकी सलाह स्टूडेंट होता है एक कॉलेज में, एक आखिरी कॉलेज है बगल में बेगूसराय का, वहां मात्र 19 रूम है। 18,000 स्टूडेंट है मर्दानी कॉलेज में, 11,000। दरभंगा में वहां मात्र 17 रूम है। टीचर 67% नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, किसी भी तरह के टेक्नीशियन लैब नहीं है, और आपने कह दिया कि आपको जाना है। अरे दादा, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए ना। आप कौन मंत्री है यहाँ पर? कितने मंत्री हैं? आप मुझे बोलिए, क्या वीडियो से बात करते हैं तो मेरा काम करा दिया? यानी वीडियो से मंत्री की बात सुन ले, एमएलए एमपी की बात सुन ले, तो आप मेरे पास आइए। क्या ऐसी सरकार होगी जहां नेता की, जहां एमपी एमएलए की बात, आपकी आवाज बाहर करना पास जा पाए? आप याद करिए, तो हम आपके साथ 5 साल थे। क्या एक भी जाति का नाम बताइए जिसका सम्मान, एक भी वर्ग और समूह का नाम बताइए जिसका सम्मान और जिसकी प्रतिष्ठा का ख्याल हमने रखा हो। उस दिन 90 में याद करिए, जब ब्लॉक के वीडियो कलेक्टर किसी की हो, ब्लॉक किसी की हो, जनता का होता है। हम किसी से कोई हाथ फैला के भी नहीं मांगते। जो संविधान कहता है वो करना पड़ेगा, और संविधान कहता है कि जनता जब कलेक्टर के यहाँ जाए, जनता जब वीडियो के यहाँ जाए, उसको कुर्सी मिले और उनकी बात तुरंत सुनी जाए। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि जनता अपने घर से कहीं नहीं
जनता एप्लीकेशन भेजे पप्पू यादव को और उस एप्लीकेशन पर पप्पू यादव की सरकार काम करके जनता के घर में पहुंचाए। जनता को किसी सीआई, किसी कर्मचारी, किसी वीडियो, किसी कलेक्टर, किसी एमडीआई, किसी डीटीओ, किसी दरोगा मैं नहीं मानने दूंगा। ये मालिक कौन कहता है? इसको लगता है ये बकौती है और ये हमको कानून पढ़ाने लगता है। ये सब कैसे होगा? पुलिस को चैलेंज कर देगा तो बचेगा क्या? अरे पुलिस की क्या मतलब, नौकर का क्या मतलब? पप्पू यादव का औकात क्या है? हमारी औकात बहुत छोटी है। हमारी औकात जनता से होती है और हम उसी का सम्मान नहीं कर पाते। आप एक चीज याद करिए, हम एमएलए बने थे तो सिंहेश्वर कुमार ने कभी भी कोई वीडियो मधेपुरा में कोई कलेक्टर उसकी कभी भी किसी आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। हम लोग 7 साल एमपी थे। आप याद करिए, आपको कहीं भी किसी भी जरूरत के मुताबिक कहीं जाना नहीं पड़ा। आपका घर था मेरा घर, आपकी सेवा में 24 घंटे रहते थे। आपने हमें हरा दिया। आप याद करिए 91 जब हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ अपनी लड़ाई खेले थे। याद करिए वो दिन जब पूरा बिहार 18 दिन हड़ताल पे था। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे। मैं 40 लड़ाई हम भेद हमारे दोनों आदमी के बीच डॉक्टर को लेकर के हुई। हम अच्छे डॉक्टर के खिलाफ कभी नहीं है, लेकिन आज सहरसा में यानी आप एक अस्पताल यहाँ पर है जो कहते हैं कि मैं जान बचाता हूँ। मैं उसका नाम मन से नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं उसको आगाह कर देना चाहूंगा कि पैसा लेने वाला भगवान नहीं होता है। वो डॉक्टर होगा, वो नौकर होगा, वो सेवक हो सकता है। जो पैसा लेता है वो हमेशा जनता का सेवक होगा, भगवान नहीं होगा। या नेता होगा डॉक्टर, आज 2 लाख 4 लाख रुपया छोटा सा इलाज कराते हैं, आपसे कितना पैसा लेता है? आप किसी एमएलए एमपी के यहाँ जाइए, उसको हिम्मत है? पप्पू को ये हिम्मत आपने दी है। नीतीश कुमार और मोदी भी फोन करे, पप्पू भी फोन करता है या मेरी सुनेगा, नीतीश कुमार भी सुनेगा, क्या वो करेगा? आप इस बात को जान लीजिए कि नीतीश कुमार जी आप सीएम होंगे, नरेंद्र मोदी जी आप पीएम होंगे। आपने इंडिविजुअल लेवल पर कभी किसी की मदद नहीं की होगी। इस हिंदुस्तान में जब पूरा भारत परेशान था, पटना के बाढ़ में सब लोग सोए हुए थे। पप्पू यादव भारती हर घर जाकर के आंसू पोंछता था। एक दिन मैंने नहीं सोया। जब पूरी कोरोना पूरे भारत मुंह पर दुनिया खड़ी हुई थी, हम कोरोना को डरा रहे थे। हमने एक बार भी कोरोना से नहीं डरा। पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में हमने गाड़ी दे दी। कोई ऐसा मजदूर हो जो कह दे जिसके अकाउंट में 2000 रुपया पप्पू यादव नहीं देगा। सिर्फ बिहार नहीं, बंगाल, यूपी, झारखंड, कोई ऐसा मजदूर, क्या ये जिम्मेदारी एमएलए की नहीं थी? क्या ये जिम्मेदारी एमपी की नहीं थी? कोटा में जब सारे रात के बच्चे चले गए, टोटल एक बच्चे चले गए, सिर्फ बिहार का बच्चा बच गया। मैंने कई बार मोदी जी से कहा, नीतीश कुमार जी को फोन करके कहा, वो मैं देखा, मैंने नीतीश जी से कहा कि हमारे बच्चों को ले आइए। इन लोगों के पास वक्त नहीं था। अंत में पप्पू यादव को 3 ट्रेन लेके जाना पड़ा। जब आप एमएलए साहब, एमपी साहब, जब आप चुनाव में 5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, और जब आप जिला परिषद और नगर निगम का जब चुनाव होता है एमपी साहब, जब आप रोडे रोड दरवाजे आप भीख मांगते हैं, उस दिन आप लोग भूल गए जब बिहार का आप ही के शहर का एक बच्चा, जब किसी की मां रो रही थी, किसी का पिता, हर लोगों का सोशल मीडिया पर पप्पू यादव से आकर था मेरे बच्चे को ला दीजिए। क्या उस वक्त आपके जेब में 20 लाख रुपया नहीं था? क्या उस वक्त आपके जेब में 25 लाख रुपया नहीं था? आप नेताओं का झंडा कंधों पर लेकर के आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी कुर्बत यदि नहीं है इस हिंदुस्तान के पीएम और सीएम को, यदि ये कुर्बत न हो, ये हिंदुस्तान के क्राइसिस पर किसी भी परिवार को बचाने की,
फिर मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं, फिर पीएम क्यों बनते हैं, फिर एमपी क्यों बनते हैं? सिर्फ जनता के टैक्स से थोड़ा सा विकास करके आप 2 किलो 5 किलो अनाज देकर 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 6,000 रुपया ग्राम के प्रतिशत लोगों का इनकम, 22 रुपया किसानों का एक दिन का इनकम, 1800 करोड़ रुपया इनकम एक अदानी का, और भारत के किसानों का इनकम 22 रुपया। मोदी जी 92% आपकी कौन सी जीडीपी, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं 10 साल के अंदर मोदी जी आपने हमारे कोसी सीमांचल को क्या दिया? मेरा सबसे बड़ा सवाल है आपसे, क्या आपने बाढ़ से मुक्ति कर दी? क्या आपने 10,000 करोड़ रुपया जो रस्ते गए दिए? क्या आपने हमें एम्स दिया? क्या आपने पूर्णिया को एयरपोर्ट दिया? क्या आपने मीरपुर को एयरपोर्ट दी? क्या आपने पूर्णिया को राजधानी बनाया? क्या आपने पूर्णिया में एक हाईकोर्ट का बेंच बनाया? क्या आपने भागलपुर को एक एयरपोर्ट दिया? क्या आपने 3-3 चीनी मिल मधुबनी की बंद क्या आपने दी? कटिहार बारामती की चीनी मिल ठप हो गई क्या आपने दी? 7 साल का पेपर मिल लूटा चला गया क्या आपने दिया? आपने क्या दिया? मैं जानना चाहता, जो ट्रेन हमने लाया था वैशाली से लेकर के 12 ट्रेन, जिसमें 7 ट्रेन आपने कोरोना में बंद कर दिया, आपने हमको ट्रेन नहीं दिया, हमारे चले हुए ट्रेन को बंद कर दिया। क्या ये एमपी के औकात में बस निश्चित नहीं थी? क्या ये ताकत एक एमपी और एमएलए में नहीं होना चाहिए कि यहाँ के अधिकार को कोई छीन ले और मरने का मरने का जज्बा हमारे भीतर न हो? ये कैसा जनप्रतिनिधि? क्या ऐसे जनप्रतिनिधि को चुन भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? ये वैशाली हम छीन के आए थे, बेगूसराय के लोगों ने कहा था नहीं जाने देंगे, हमने कहा था जब तक नहीं मिला हमको लेके जाएंगे, और हम सहरसा लेके आए हैं उनके प्राण को। याद करिए, ताली मत बजाइएगा, याद करिए आप एक चीज को, क्या ये हिम्मत नहीं है? कौन सा विकास? एक विकास एक विकास की बात करिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोदी जी कोई एक रेलवे लाइन, कोई एक रेलवे लाइन कटिहार कुर्सेला से हमने शिलान्यास किया था, हम रामविलास पासवान, और उस रेलवे लाइन का शिलान्यास बिहारी भवानीपुर बहारा मुरलिया होते हुए भीमनगर हमने किया था। क्या आपने दी? लड़गलिया का बहुत पहले मनमोहन सिंह के समय में एक बड़ा कार्यक्रम लड़गलिया को लेकर के था। आप बार बार आप विकास को क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं विकास के मामले में? रोड। नीतीश बाबू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रोड विकास नहीं है, विकास है 1.25 करोड़ लोगों का पलायन कोसी सीमांचल सबसे ज्यादा सुपौल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा सबसे ज्यादा भारत में पलायन 1 करोड़ 22 लाख लोग पलायन कर गए। क्यों हम रोजगार नहीं दे पाए? क्यों हम एक पूंजी निवेश नहीं कर पाए? क्यों हम एक फैक्ट्री नहीं बना पाए? क्यों हम एक अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पाए? आप कहते हैं मैंने नौकरी देने की शुरुआत की, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि पप्पू यादव ने गुना कहते हैं हमको 500 साल आपके यहाँ श्राद्ध में, बरती में, छठ में, ईद में, बकरीद में, सुबह शाम अरब में, बाग में, तूफानों में, नाले में, नली में, हर लोगों के क्राइसिस में, संकट में, परिस्थितियों में हमने वो राजनीति नहीं की, हम जान नहीं थे, लेकिन जमात तो थे। हमने किसी को गाली नहीं दिया, लेकिन हम इंसानियत को पैदा किए, हम एक इंसान तो थे। कब तक गाली दीजिएगा? मैं कल पूर्णिया में रात में यही बात कर रहे थे, कब तक 700 बार हम फायदा ले लें ना, तब भी गरीब आदमी और आम आदमी की काम करते करते हम कई बार मारेंगे, तब भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरों को गाली क्यों? फिर दूसरों को तकलीफ देना का
काहे हम आए क्यों हैं, हमें अभी दौलत क्या है। हर दिन मैं 600-900 किलोमीटर चलता हूँ, रात में 3 बजे घूमता हूँ तो परेशान तो नहीं है। बगल में रोजगार ने 2 सगे भाई की हत्या कर दी है। बगल में फुलपरास में जब हम परसों लौटे दिल्ली से, हम कभी बैठे नहीं, हम दिल्ली से लौटे फुलपरास से, जहाँ लौटे बेटा को कुट्टी काट के फेंक दिया। 6 साल पहले उसके बाप को मार दिया। बगल में देवेंद्र की, बगल में शीला मंडल, देवेंद्र यादव का जमात दिया। उसके बाद भाग पर नहीं है, पूरा फुलपरास उसके खुर्दा आया। 3 दिन पहले की न्याय दिला दी। क्यों? 2 बुनियाद समाज के लड़कों का बेटे का हत्या कर दिया। कुछ दिन पहले चेयरमैन की हत्या कर दिया। बार फोन आता है कि पप्पू यादव न्याय दिला दीजिए। क्या आपके अलावा कोई न्याय नहीं मिला? क्या मोदी जी को याद क्यों नहीं करता? चुनाव में सिर्फ मोदी जी याद क्यों आते? चुनाव में और लोग याद क्यों आते? क्योंकि मेरे पास समाज है, जात नहीं है। जिसके पास जात है वो बड़ा नेता, जिसके पास नफरत है वो बड़ा नेता, जो मोहब्बत करे वो नेता नहीं, जो इंसानियत निभाए वो नेता नहीं, जो दूसरों के लिए जिए वो नेता नहीं, जो दूसरों की बात करे वो नेता नहीं, जो अपने वर्कर को खुद से ज्यादा सम्मान दे वो नेता नहीं, जो हर लोगों को भगवान माने नेता नहीं, जो छोटे से बड़े वर्कर का ख्याल रखे वो नेता नहीं। मैं अपने वर्कर से पूछना चाहूंगा, क्या मोदी जी कभी भाजपा के वर्कर को मिले होंगे? क्या किसी पार्टी के हम नेता सिवा बड़े पैसे वालों को छोड़ दीजिए, कुछ रैपर और बंदूक वाले को छोड़ दीजिए, क्या आम आदमी के वर्कर के बारे में किसी राजद या किसी गर्मी को पता है कि वर्कर क्या होता है? आज अभी हमारे नेता के जो जिसको आप वर्कर कहते हैं, जिसको मैं भाई कहता हूँ, मेरे लिए वो मेरे बेटे की तरह है, मेरे लिए वो मेरे भाई की तरह है। मैंने कभी वर्कर नहीं समझा, मेरा वो दिल का टुकड़ा है, मेरे दिल के भीतर रहता है, मेरे खून में रहता है, मेरे सांसों में रहता है, मेरी जिंदगी है वो। मैं महसूस करता हूं उसके लिए जीने के लिए, लेकिन उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। जो मंच पर है या मंच के नीचे, जिन्होंने लगातार जवाब दे करके हमेशा लाठी भागा है सड़कों पर। जब हम कोरोना में जेल गए तो 5 महीने तक लोग लाठी खा गए। तब मेरा बेटा नहीं था, तब मेरी बेटी नहीं आई थी, तब मेरा खून नहीं आया था, तब मेरा रिश्तेदार नहीं आया था। तब रिश्तेदार मेरा वही था, वही वो पासवान नहीं था, वो आदिवासी नहीं था, वो राम नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, वो डोम नहीं था, वो शान नहीं था, वो ब्राह्मण नहीं था, वो जादव नहीं था, वो कोई नहीं था, वो शर्मा वर्मा नहीं था, वो भगत जसवंत नहीं था, वो मुनिया जनवंशी नहीं था, वो केवल मरान नहीं था, वो केवल गोली नहीं था, वो पप्पू यादव का खून था। मैं हमेशा खून मानता हूं। कोई कह सकता है कोई वर्कर चाहे किसी दल का हो, जिसने हमें गाली भेजी हो, जिसने हमें वोट न दिया हो, क्या कभी आप जाइए पूछिए क्या जदयू के वर्कर का काम जदयू करता है? एक तरफ जदयू का झंडा, दूसरी तरफ आरजेडी का झंडा, तीसरी तरफ बीजेपी का झंडा, चौथा झंडा पप्पू यादव का। यदि पप्पू यादव के वर्कर का झंडा का सम्मान इन तीनों झंडा से ज्यादा कोई पदाधिकारी और माफिया ना करे,